एक बार पुनः आप सभी के समक्ष बीए भाग के हिंदी विषय को लेकर उपस्थित हूँ। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग बीए भाग के हिंदी के द्वितीय प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और द्वितीय प्रश्न पत्र में एकांकी संग्रह भी आता है। इस एकांकी संग्रह में 4 एकांकियां हैं। इन 4 एकांकियों में से पहली एकांकी जो है वो है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव का हम अध्ययन आज करेंगे। कौमुदी महोत्सव एकांकी के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने अनेक एकांकियां लिखी हैं। उन्हीं में से एक एकांकी है कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव एकांकी का अध्ययन करते हुए आज हम इस एकांकी के प्रमुख पात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। कौमुदी महोत्सव एकांकी का सारांश जानेंगे। कौमुदी महोत्सव एकांकी की प्रासंगिकता क्या है, इसका महत्व क्या है, इसे भी हम समझेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है कि कौमुदी महोत्सव का यह नाम क्यों पड़ा है, कौमुदी महोत्सव होता क्या है। तो हम कौमुदी महोत्सव किसे कहते हैं, पहले इसे जानेंगे। कौमुदी महोत्सव में कौमुदी शब्द का मतलब है चांदनी। जब रात्रि काल में चंद्रमा अपने पूरे उठान पर होता है, उस पूर्णिमा के चंद्र के समक्ष प्राचीन भारत में अनेक प्रकार के उत्सव का आयोजन होता है। प्राचीन भारत में इस तरह की परंपरा रही, यह सांस्कृतिक परंपरा रही कि शरद पूर्णिमा के दिन कौमुदी महोत्सव का आयोजन होता था। कौमुदी महोत्सव में क्या होता था, कौमुदी महोत्सव में नृत्य, संगीत और तरह तरह के उत्सव, तरह तरह के खेल होते थे, भोजन होता था। सारी जनता इकट्ठा होकर इस आयोजन में सहभागिता अपनी बनाती थी। इस हर्ष और उल्लास के उत्सव के नाम पर ही इस एकांकी का नाम डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कौमुदी महोत्सव एकांकी रखा है। अब कौमुदी महोत्सव का आयोजन क्यों हुआ है, यहीं से इस एकांकी की कथा शुरू होती है। सबसे पहले हम इस एकांकी के पात्रों के बारे में जान लें और यह कब की घटना है यह जान लें। इस एकांकी के सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं सम्राट चंद्रगुप्त। सम्राट चंद्रगुप्त भारत के इतिहास में एक बड़ा नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य को कौन नहीं जानता। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारत में जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में मगध साम्राज्य नंद वंश के शासकों के अधीन था। भारत में सबसे शक्तिशाली राजवंश मगध के राजवंश हुए प्राचीन भारत में, और उन्हीं में से एक वंश नंद वंश का भी था। नंद शासकों की परंपरा में ही एक शासक हुआ घनानंद। घनानंद से चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार युद्ध चल रहा था। उस उत्तराधिकार युद्ध में चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त के महामंत्री और गुरु थे, उन्होंने चंद्रगुप्त का पूरा सहयोग किया। अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से चंद्रगुप्त ने घनानंद को पराजित किया और मगध की सत्ता पर अधिकार कर लिया। तीसरे पात्र के रूप में हम देख रहे हैं वसुगुप्त को। वसुगुप्त कुसुमपुर के समाहर्ता है। जो मगध का साम्राज्य है उसको इस एकांकी में डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कुसुमपुर का एक काल्पनिक नाम दिया है। यानी कि सम्राट चंद्रगुप्त जब सत्ता पर अधिकार करते हैं घनानंद को पराजित करके, तो वो कुसुमपुर पर अधिकार कर रहे हैं इस एकांकी में, और इसमें उनका सहयोग कर रहे हैं सम्राट चंद्रगुप्त के महामंत्री चाणक्य। कुसुमपुर का जो इसके पूर्ववर्ती शासक रहा चंद्रगुप्त के पहले का घनानंद, घनानंद के शासन काल का एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी रहा वसुगुप्त। वसुगुप्त कुसुमपुर के पुराने शासन में तो था ही, जब चंद्रगुप्त का शासन आया तब चंद्रगुप्त ने भी उस पर भरोसा करके उसे समाहर्ता का पद दिया। समाहर्ता का पद क्या होता है, समाहर्ता जो टैक्स वसूलते हैं, कर वसूलते हैं। यशोवर्मन चौथा पात्र है। यह कुसुमपुर का नगर रक्षक है। नगर रक्षक का प्राचीन भारत में पदनाम अंतपाल हुआ करता था।
पुष्पदंत एक अन्य पात्र है जो कुसुमपुर का कार्यांतिक है। कार्यांतिक जो कारखानों के अध्यक्ष होते हैं, जो कारखानों की देखरेख करते हैं पूरे राज्य में, जहां हथियार बनते हैं, जहां और भी जो सामग्रियां तैयार होती हैं राज्य संचालन से संबंधित, पुष्पदंत उसके पदाधिकारी थे। अगला जो हम पात्र देख रहे हैं, अलका। अलका इस एकांकी की एक महत्वपूर्ण पात्र है और हमने अक्सर सुना है, आपने भी सुना होगा, हनी ट्रैप एक शब्द आता है, हनी ट्रैप। हनी ट्रैप में क्या होता है कि एक सुंदर महिला को किसी देश की सरकार या कोई जासूसी संस्था उसका इस्तेमाल करती है और उसे किसी दूसरे शत्रु देश या शत्रु शासक के पास, शत्रुओं के पदाधिकारियों के पास उसको भेजा जाता है और उस सुंदर महिला के जाल में उस पदाधिकारी या शासनाध्यक्ष को फंसा लिया जाता है। वह सुंदर महिला ऐसे पैतरे चलती है जिससे वह उसकी गिरफ्त में आ जाता है शासक या पदाधिकारी, और फिर या तो उसका पतन कर दिया जाता है उस हनी ट्रैप के माध्यम से, उस महिला के द्वारा उस महिला के जाल में फंसा के या तो उस शासक का या पदाधिकारी का पतन कर दिया जाता है या उसे राज्य से हटा दिया जाता है अथवा उसकी हत्या भी की जा सकती है। ये शुरू से ही प्राचीन विश्व में ही कई देशों में ये परंपरा चलती चली आई और आज भी यह परंपरा चल रही है। अलग अलग देश अपने शत्रु देश के विरुद्ध ऐसी महिलाओं का प्रयोग करते हैं जो अपनी जाल में फंसाकर उस देश के शासक को या उस देश के बड़े शासनाध्यक्ष के अंतर्गत शासनाध्यक्ष को अथवा उसके पदाधिकारियों को अपने जाल में फंसा के उनको मार डालते हैं। अलका एक ऐसी ही पात्र है। समय कब का है? ईसा पूर्व 322। यह वह समय था जब चंद्रगुप्त ने कुसुमपुर पर अधिकार कर लिया। कुसुमपुर पर अधिकार करने के पश्चात की जो घटनाक्रम है उसे हम देखेंगे कौमुदी महोत्सव एकांकी के सारांश के रूप में। क्या घटना होती है आप देखिए, लिखा है नाटक की कहानी मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के समकालीन है। इसमें दिखाया गया है कि आचार्य चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर अधिकार कर संपूर्ण मगध साम्राज्य का अधिपति बन जाता है। वह चाणक्य को अपना महामात्य या प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। इस बीच पुराने नंदवंश का स्वामी भक्त महामात्य राक्षस चंद्रगुप्त के विरुद्ध साजिश कर उसकी हत्या करना चाहता है। यहाँ जो पाटलिपुत्र है ये कुसुमपुर का ही एक पर्याय है, यानी कि पाटलिपुत्र के स्थान पर यहाँ एकांकीकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कुसुमपुर का उल्लेख किया है। अब जो पुराने नंदवंश का स्वामी भक्त महामात्य है वो बचा हुआ है, उसका नाम है राक्षस। राक्षस क्या करता है? राक्षस अपने गुप्तचर वसुगुप्त, जिसका अभी हमने पात्र परिचय में उल्लेख किया है कि उस पर भरोसा करके चंद्रगुप्त ने उसको टैक्स वसूलने वाला, कर वसूलने वाला समाहर्ता नियुक्त किया है, वो वास्तव में राक्षस का गुप्तचर रहता है। उसको ये लगा देता है वसुगुप्त चंद्रगुप्त का विश्वास प्राप्त करने में सफल होकर नगर समाहर्ता का पद प्राप्त कर लेता है। अब आगे की घटना क्या होती है? तुरंत चंद्रगुप्त ने कुसुमपुर पर अधिकार किया है तो उनके अंदर एक संदेह है कि क्या उन पर जनता पूरा भरोसा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। नए शासक को प्राप्त करके जनता के मन में क्या विचार चल रहा है, जनता नए शासक को किस रूप में देख रही है, यह जानने के लिए बहुत विकल है चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो सोचते हैं कि क्यों न जनता का भरोसा जीत लिया जाए, एक ऐसा आयोजन किया जाए जिसमें हमारी सारी जनता कुसुमपुर की इकट्ठा हो, उत्सव मनाया जाए, सब लोग नृत्य संगीत का आनंद लें और भोजन करें, फिर जाएं, सभी उसी बहाने हमसे परिचित हो जाएंगे। चंद्रगुप्त ने ऐसा सोचा और उन्होंने इसी अवसर पर कौमुदी महोत्सव का आयोजन करने का निश्चय किया। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य कुसुमपुर विजय के विजयोत्सव पर कौमुदी महोत्सव की आयोजन का आदेश देते हैं। चांदनी रात में शरद पूर्णिमा के दिन कौमुदी महोत्सव के आयोजन का आदेश दिया जाता है। इस अवसर का लाभ उठाकर जो राक्षस का गुप्तचर है और जो विश्वास जीतकर चंद्रगुप्त का नगर का समाहर्ता बन गया है, वह वसुगुप्त क्या करता है? वह नंद शासन की राजनर्तकी और विष कन्या अलका को चंद्रगुप्त के समक्ष नृत्य के लिए पेश करता है। कौमुदी महोत्सव के आयोजन के ही समय
हनी ट्रैप जो शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है, एक ऐसी सुंदर नर्तकी को उसके सामने, चंद्रगुप्त के सामने वसुगुप्त पेश करता है, लाता है, जिस पर मुग्ध होकर वो उसके बहुत निकट चले जाएं, राज नर्तकी अलका के निकट चले जाएं चंद्रगुप्त, और फिर वो उनकी हत्या कर दे, ऐसा प्रयास करता है वसुगुप्त। उसको किसका सानिध्य प्राप्त है? उसको पुराने नंद शासक घनानंद के महामंत्री राक्षस का सानिध्य प्राप्त है। योजना के मुताबिक विषकन्या द्वारा चंद्रगुप्त को मोहित कर उसकी हत्या करनी थी। इसी बीच चाणक्य को उनकी इस साजिश की भनक लग जाती है और दोनों को वो बंदी बना लेते हैं। चाणक्य के इस कदम से चंद्रगुप्त अज्ञानतावश क्रोधित हो जाता है। चंद्रगुप्त जब इस आयोजन में मग्न था, उसी समय चाणक्य आकर और इस पूरे षड्यंत्र के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि अलका एक विषकन्या है जो विषवमन करके या चंद्रगुप्त पर किसी भी प्रकार से अपने दांतों को गड़ा करके उन पर हमला करके उनकी हत्या करना चाहती है। और इस कार्य में अलका का जो सहयोग करने वाला व्यक्ति है वो वसुगुप्त है। वसुगुप्त और अलका दोनों राक्षस के इशारे पर काम कर रहे हैं। इस बात पर भरोसा नहीं करते हैं चंद्रगुप्त और अज्ञानतावश इस पर क्रोधित हो जाते हैं, चाणक्य पर क्रोधित हो जाते हैं। अब क्या होता है? अब वो क्या करते हैं, चाणक्य को इसकी धृष्टता समझकर उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की घोषणा करते हैं। साथ ही चाणक्य को इन दोनों के दोष सिद्ध करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि दोनों के दोष सिद्ध करिए। और जब उनको समझाने की चेष्टा करते हैं चाणक्य, तो वो इसे उनका अहंकार समझते हैं और कहते हैं कि अगर आपने मेरा सहयोग करके मुझे सम्राट का पद दिलवाया है तो इसके सापेक्ष आपके अंदर यह अहंकार आ गया है। आप अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान समझने लगे हैं, बहुत बुद्धिमान समझने लगे हैं और अब आप अन्याय कर रहे हैं। चंद्रगुप्त की इन बातों को सुनकर बहुत अपमानित अनुभव करते हैं चाणक्य और स्वयं ही पद से त्याग दे देते हैं। चाणक्य सूझबूझ से वसुगुप्त और अलका से उनका अपराध स्वीकार करवाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त के व्यवहार से दुखी होकर अपना पद दोबारा ग्रहण नहीं करते। चंद्रगुप्त उनसे जब आग्रह करता है, क्षमा मांगता है, तब भी वह अपना पद दोबारा ग्रहण नहीं करते और पाटलिपुत्र से प्रस्थान कर जाते हैं। चंद्रगुप्त के पश्चाताप की अभिव्यक्ति के साथ ही नाटक का अंत हो जाता है। यहाँ हमने देखा है कि एक शासक जो तत्काल शासन प्राप्त करने के पश्चात विजय के उल्लास में अपने तर्क शक्ति को, अपनी नीति को भूल बैठा है। वह यह समझ रहा है कि सब कुछ ठीक हो गया है। उसको चाणक्य के बहाने डॉक्टर रामकुमार वर्मा सतर्क करते हैं और यह संदेश प्रत्येक उस शासक के लिए है जो राज्य सत्ता प्राप्त करने के बाद लापरवाह हो जाता है या वह शत्रुओं के षड्यंत्रों को नहीं समझ पाता या उनके प्रति सतर्कता नहीं निभाता। कौमुदी महोत्सव एकांकी की प्रासंगिकता क्या है? यह एकांकी हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? प्रासंगिकता का मतलब कि यह एकांकी हमारे लिए किस अर्थ में उपयोगी है, हम उसको पढ़कर क्या समझ सकते हैं, क्या जान पाएंगे, उसका क्या उपयोग कर पाएंगे। सबसे पहली चीज जो हमें ज्ञात होती है वह मौर्यकालीन परिस्थितियों का ज्ञान है। हम जान पाते हैं कि आज के विश्व में जो राजनीतिक षड्यंत्र, जो संकट, जो विश्वासघात चल रहा है, यह एक प्राचीन परंपरा का ही हिस्सा है। और मौर्य काल में भी इसी प्रकार के षड्यंत्र चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के विरुद्ध हुए थे। शासक को सदैव सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इस एकांकी में यह संदेश प्राप्त होता है कि एक शासक को सदैव हर घड़ी सतर्क रहना चाहिए अपनी राज्य सत्ता के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए और स्वयं की सुरक्षा के लिए। अविश्वास भरे वातावरण का चित्रण। तमाम उठापटक के बीच जब चंद्रगुप्त कुसुमपुर पर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, नंदवंश के शासक घनानंद का अंत कर देते हैं, उसके बाद भी उसके घनानंद के जो विश्वास पात्र लोग हैं वो कुचक्र रचते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि अविश्वास का वातावरण शासन पर
अधिकार कर लेने के पश्चात ही बना हुआ था और यह प्रत्येक शासन के साथ है। यह हमारे वर्तमान भारतीय शासकों के साथ भी रहा है, जो पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कई बार कई शासकों के साथ कई प्रकार के षड्यंत्र हुए हैं, कई प्रकार के विश्वासघात हुए हैं। श्रेष्ठ सलाहकार के महत्व का चित्रण इस एकांकी में देखने को मिलता है। चाणक्य एक ऐसे सलाहकार हैं जो सही समय पर सही सुझाव देते हैं चंद्रगुप्त को, लेकिन चंद्रगुप्त उनके इस सुझाव या सलाह के महत्व को नहीं समझता है। तो एक अच्छा सलाहकार, अच्छा मंत्री खो देना बहुत बड़ी क्षति है। प्रत्येक शासक को, प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे सलाहकारों का सम्मान करना चाहिए। षड्यंत्रकारी तत्वों की पहचान पर जोर। एक अच्छा शासक या प्रशासक वो होता है जो अच्छे और बुरे लोगों की पहचान भी कर लेता है, योग्य और अयोग्य लोगों की पहचान भी कर लेता है। उसे यह पता होता है कि कौन शासन या राज्य के हित में है और कौन हित में नहीं है। षड्यंत्रकारी तत्वों के पहचान पर इस एकांकी में जोर दिया गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने यह संदेश देने का प्रयास किया है कि शासक या पदाधिकारी को सही और गलत के चुनाव पर बराबर नजर, बराबर दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। नीतिगत ज्ञान को महत्व। यह एकांकी नीतिगत ज्ञान को महत्व देती है। चाणक्य अनेक प्रकार की नीतिगत बातें करते हैं। वह अपने तर्क से चंद्रगुप्त को अलग अलग प्रकार से सचेत करते हैं, उसका मार्गदर्शन करते हैं और यह समझाते हैं कि एक शासक का बर्ताव कैसा होना चाहिए। कुल मिलाकर यह एकांकी नीतिगत ज्ञान को महत्व देकर शासकों को एक मार्गदर्शन देती है। कौमुदी महोत्सव एकांकी का महत्व क्या है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित यह एकांकी ऐतिहासिक परिस्थितियों को रोचक ढंग से दर्शाती है और हमारे अंदर एक कौतूहल पैदा करती है कि हम जाने कि अब घटनाक्रम क्या होगा जब कुसुमपुर पर चंद्रगुप्त की विजय होती है और विजय को उल्लास में वह कौमुदी महोत्सव के आयोजन की घोषणा करते हैं। उनके इस घोषणा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वसुगुप्त। वसुगुप्त के ही सुझाव पर वह अलका नामक राजनर्तकी को आमंत्रित करते हैं और हम देखना चाहते हैं कि उसके बाद की घटनाएं क्या हैं। तो निश्चय ही यह एकांकी ऐतिहासिक परिस्थितियों को दिखाती है कि तब भी किस प्रकार के षड्यंत्रकारी तत्व समाज में और राजनीति में थे। यह एकांकी शासक को षड्यंत्रकारी तत्वों के प्रति सतर्क करती है। साथ ही यह एकांकी श्रेष्ठ एवं योग्य सलाहकारों के महत्व को रेखांकित भी करती है। किसी शासक के लिए योग्य और श्रेष्ठ सलाहकार कितने अधिक उपयोगी हैं, कितने अधिक आवश्यक हैं, यह एकांकी इस बात पर जोर देती है। एकांकी कला की दृष्टि से कौमुदी महोत्सव एक सफल एकांकी है। जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से हमें इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा कि क्यों यह एक सफल एकांकी है। एकांकी कला के आधार पर जो जो चीजें चाहिए, एक सुगठित कथानक, पात्र योजना, संवाद योजना, इसका महान उद्देश्य, वो सब कुछ इस एकांकी में है। कुछ प्रश्नोत्तर करके हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, मौर्य काल में मगध की राजधानी क्या थी? उज्जैन, दिल्ली, कलकत्ता, पाटलिपुत्र। निश्चित तौर पर आप सभी जानते होंगे, हमने शुरू में ही जिक्र किया है, इसका वर्णन किया है कि पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी प्राचीन भारत में। चंद्रगुप्त ने किस वंश के शासक को पराजित कर मगध साम्राज्य पर अधिकार किया? चालुक्य वंश, चोल वंश, नंद वंश, शुंग वंश। तो सही उत्तर है नंद वंश। इसी प्रकार एक अन्य प्रश्न है, पराजित नंद शासक का गुप्तचर था? वसुगुप्त, यशोवर्मन, पुष्पदन, कोई नहीं। तो सही उत्तर है वसुगुप्त। आज की इस एकांकी में, कौमुदी महोत्सव एकांकी में आप सभी ने इसके सारांश को समझा जाना है और इसकी प्रासंगिकता तथा महत्व पर हमने चर्चा की है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।